हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नूतन अकेडमी में। आज हम सुपर टेट 2026 पीआरटी के लिए एमसीक्यूज की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उन्नति सीरीज की, वो क्लास 5 है, क्लास 6 है आज। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? यामा के लिए दिया गया था, दीपशिखा के लिए दिया गया था, निहार के लिए दिया गया था या रश्मि के लिए दिया गया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ से यह बन जाता है कि जितनी भी रचनाएं चारों ऑप्शन में दी गई हैं, यामा, दीपशिखा, निहार रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती रहती हैं। और इसका सही उत्तर होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा की किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो यामा के लिए प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और कब यह पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया था? तो यह पुरस्कार जो है 1982 में दिया गया था। ये सन भी आप याद रख लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था, 1982। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य अकादमी टोटल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं उन्हें दिया जाता है। और 2 और हैं, कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी है और राजस्थानी। तो टोटल 24 भाषाएं हो गई। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं उन्हें दिया जाता है। और अंग्रेजी और किसको दिया जाता है? राजस्थानी को दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1955 में प्राप्त हुआ था। और किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो हिम तरंगिणी के लिए प्राप्त हुआ था। आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, या भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और पहला व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्राप्त हुआ था। और किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए प्राप्त हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो प्रगति है, अवनति है, उन्नयन है, या विकास है?
तो उन्नति का विलोम जो है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उन्नति का विलोम होगा अवनति। उन्नति का मतलब होता है मतलब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना, अपना विकास करना, एक तरह से आप समझ सकते हैं। अवनति मतलब होता है धीरे धीरे नीचे की ओर मतलब घटना, या मतलब अपना ह्रास करना, या अपने को निम्न स्तर पर लाना, आप जैसे भी समझ सकते हैं। तो प्रगति का मतलब होता है कि मतलब उन्नति और प्रगति तो लगभग सिमिलर हो गए, कि मतलब उन्नति कर रहे हैं, अपनी प्रगति कर रहे हैं। उन्नयन भी लगभग सिमिलर है और विकास भी सिमिलर है, लेकिन अवनति जो है यह सिमिलर नहीं है। अवनति मतलब होता है अपना ह्रास या अपनी गिरावट या अपनी कमी करना, अपने आप को नीचे स्तर पर मतलब लाना, और उन्नति मतलब अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाना। स्थिर का विलोम शब्द क्या है? तो स्थिर का विलोम क्या है? शांत है, चंचल है, अचल है, गंभीर है। तो स्थिर और शांत जो चीज़ है वो भी एक तरह से स्थिर ही है, और अचल मतलब जो चल नहीं रही है वो भी एक तरह से स्थिर है, और गंभीर का मतलब होता है गहराई से सोचना या शांत रहना। कहते हैं ना कि वो इंसान बहुत चंचल है, तो वो स्थिर नहीं है, उसका मन चंचल है, स्थिर नहीं है, दौड़ता रहता है कभी इधर कभी उधर। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हिम धन आलय, हिमाधन लय, हिमधन लय और हिमधन मालय। तो हिमालय का सही संधि विच्छेद होगा हिमधन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। तो हिम का बर्फ हिमालय का अर्थ हो जाएगा, मतलब बर्फ का घर, हिम का बर्फ या मतलब बर्फ का घर। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का अरे सूत्र क्या है? कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो अका सवर्णे दीर्घ संधि का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान जो है जॉर्ज ग्रियर्सन थे, गार्सद थे, शिव सिंह सेंगर थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान थे गार्सद तासी। इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी कह लीजिए या हिंदुस्तानी कह लीजिए। तो इनके ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी था। यह एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने यह ग्रंथ पहला भाग जो है 1839 में है और दूसरा भाग 1846 में 46 में छापा था। और इसका दूसरा संस्करण कब आया था? तो इसका दूसरा संस्करण जो है 1871 में आया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो है स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या जो है कौन कौन से हैं मूल स्वर? अ, ई, उ, री, 4 मूल स्वर हैं।
और 7 जो है दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा अंग और अ जो है वो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ा भी नहीं जाता है। हिंदी वर्णमाला में उन्हें जोड़ा जाता है, तो लेकिन वो स्वर में नहीं गिने जाते हैं। तो कितने टोटल स्वर हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसमें से अगर पूछे कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो मूल दीर्घ स्वर आ है, ई है, ऊ है। ये जो है मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर का मतलब होता है जैसे आ कैसे बना है? अ प्लस अ से बना है, तो ये मूल दीर्घ स्वर एक ही जाति के वर्णों से बना है, तो इसे मूल दीर्घ स्वर या सजाती दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार ई जो है, बड़ी ई जो है छोटी ई से मिलकर बना है, तो इसलिए इसे मूल दीर्घ स्वर या सजाती दीर्घ स्वर कहेंगे। और ए, ऐ, ओ, औ ये जो है 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, मतलब सजाती स्वरों से नहीं मिलकर बने होते हैं, तो इसीलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर नहीं कहते हैं, विजाती स्वर कहते हैं। ए, ऐ, ओ, औ को विजाती स्वर कहते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन गए कि अ, ई, उ, री को मूल स्वर कहते हैं, और मूल दीर्घ स्वर आ, ई और बड़े ऊ को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं या सजाती स्वर कहते हैं, और विजाती स्वर ए, ऐ, ओ, औ को कहते हैं, क्योंकि वो 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। आइए हम समझ लेते हैं कि वैसे विजाती का क्या मतलब है। जैसे ए को हम ले लें, ए को ले लें, तो ए किसके 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 योग से बना है, किन किन स्वरों के योग से बना है? तो ए जो है अ प्लस ई के योग से बना है, तो ये जो है अ और ई एक के समान नहीं है, ये ए से नहीं मिलकर बना है, तो इसीलिए इसे विजातीय स्वर कहते हैं। और सजाती स्वर किसे कहते हैं? एक ही जात के, जैसे अ हो गया, तो अ जो है अ प्लस आ, यहाँ आ हो गया, तो अ प्लस अ से बना है, तो इधर भी अ है, इधर भी अ है, तो ये एक ही जात के वर्ण हैं, तो इसीलिए ये दोनों छोटे अ मिल करके ये दीर्घ हो गया, बड़ा अ बन गया। और ये एक ही जात के नहीं है, ये अलग जात का है ए से, और ई भी अलग जात से है, तो इसलिए इसे विजाती स्वर कहते हैं, इसे सजाती स्वर कहते हैं, या इसे हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं इसे, और इसे जो है संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ हमारा मूल दीर्घ स्वर हो गया और ए हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है? तो एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो हम लिख दे रहे हैं स। कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आप सभी जानते हैं ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? स, ख, स और ह।
तो ये 4 ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो स ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी है, विद्वानी है, विद्वता है, विदुषी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग नहीं होता है। जो दूसरों का उपकार मानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो दूसरों का उपकार मानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। और जो दूसरों का उपकार न मानता हो, अगर यहाँ पर उपकार के बाद न लिख दे, न मानता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए कृतज्ञ होगा। तो जो दूसरों का उपकार मानता हो, उसके लिए कृतज्ञ वर्ड है, कृतज्ञ शब्द है। और जो दूसरों का उपकार न मानता हो, उसके लिए कृतज्ञ शब्द है। परोपकारी मतलब जो दूसरों पर उपकार करे, और दयालु मतलब जो दया से पूर्ण हो या दयावान हो। तो जो दूसरों को उपकार मानता हो, तो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। और परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला, ऐसे हम मतलब इसे सही शब्दों के साथ पकड़ सकते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति है। और जो दूसरों का उपकार मानता हो, उसके लिए मतलब किसी ने किसी पर उपकार किया है, तो उस व्यक्ति ने उस किए गए मतलब जिसने उस पर उपकार किया है, उस उपकार को मानता है या नहीं मानता है। तो जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से जो है उज्ज्वल है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसे ध्यान में रखें, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डबल या आधा या डबल मतलब प्रयोग होता है इसमें, तो इसे आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा अतिशयोक्ति की वर्तनी पूछी जाती है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति की सही वर्तनी ये है। और इसके अलावा अनुग्रह की वर्तनी पूछी जाती है। अनुग्रह यह है, लेकिन अनुग्रहित पूछा जाता है, तो अनुग्रहित यह है। अनुग्रहित की सही वर्तनी अनुग्रहित की सही वर्तनी यह है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।